स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम की अब तक हम बात कर चुके हैं कि क्वांटम क्या था। क्वांटम हमने कहा था जी जो वेव पैकेट्स होते हैं उनको हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और जो एक होगा तो उसको क्वांटम कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको हमने क्या कहा था, ये वेव पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं कि हम कहते हैं जी एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि अवेलेबल हो किसी एटम के या मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। इसको अगर हम इसके ऊपर इसको डीपली हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको थॉरोली हम स्टडी करते हैं तो इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ वैल्यूज होती है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। और किस तरह की वैल्यूज होती हैं, इनका क्या काम होता है, इनका फंक्शन क्या होती है, ये डिस्क्राइब करती हैं हमारे पास स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। हमने लिख दिया डिस्क्राइब स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है ये हम देख लेते हैं। हम एक एक करके अगर हम इनके बारे में बात करें तो पहले हम इनकी लिस्ट देख लेते हैं कि हमारे पास एक आ जाती है नंबर 1, हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। एक चीज होती है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन का, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना पास है, कितना दूर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी एनर्जी लेवल्स की बात आ जाती है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। हम कहते हैं जी एक अगर मेरे पास एटम है तो इसके अंदर ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या जिनको हम शेल्स या ऑर्बिट्स भी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन आ जाती है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं शेल्स, उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर भी कुछ आ जाता है जिनको हम सब शेल्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास सब शेल्स आ जाते हैं। चलिए इनके आगे अगर हम इस तरह से लिखते भी रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनके आगे भी लिख देते हैं और जिस तरह से इसके आगे हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाते हैं, शेल्स की हम यूजुअली बात कर लेते हैं, ठीक है, या साइज की भी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो डेफिनेटली एटम के साइज की भी बात आ जाएगी। फिर ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ओरिएंटेशन और टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, जब इनकी हम बात करते हैं तो इनमें हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं शेल्स के अंदर सब शेल्स आ जाते हैं, ठीक है। और सब शेल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, सब शेल्स के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम क्वांटम नंबर्स को डिटेल से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो के सब शेल्स क्या होते हैं, उसके बाद उनमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ हम देख रहे हैं कि जी इसके अंदर, अब ये इस शेल के अंदर हम कहते हैं ये शेल है ना, तो इसके अंदर सिर्फ ये क्या नहीं कर रहा, रिवॉल्व नहीं कर रहा इस तरह से, ये यहाँ पे रिवॉल्व नहीं कर रहा सिर्फ, बल्कि अपने आप जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है अपने अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि कोई चीज जो है वो रोटेट भी कर रही है। जिस तरह अगर हम मेरा हाथ हो, मैं उसको एक सर्कल उसे उंगली से बनाऊं, ठीक है, लेकिन उस हाथ को ही मैं ट्विस्ट करूं तो वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने ही एक्सिस पे वो जो रोटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। और ये तो रिवोल्यूशन हमारे पास है ही, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हमारे पास स्पिन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी ये स्टेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स आ गई डिफरेंट, के हम देख रहे हैं जी कि वो लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो शेल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओरिएंटेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर वो शेल्स और वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। तो इससे भी हमें इलेक्ट्रॉन की स्टेट का पता चलेगा। और स्पिन होती है, स्पिन भी हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करने के साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं स्पिन। तो ये भी, इसको भी डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्वांटम नंबर्स हैं हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम उनको लिस्ट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इनकी लिस्ट ले आते हैं कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स यूजुअली होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास, हम इनको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इनके बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गए 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब इसमें से नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल के नाम से ही लग रहा है कि ये कौन सा वाला जो फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम एन, इसके लिए हम जो है सिंबल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एन, ठीक है। एन इसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल, और हम देखते हैं कि या डिनोशन हम कहेंगे यहाँ पे, इसके लिए एन डिनोशन यूज होती है। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एनर्जी लेवल्स, या जिनको हम KLMN शेल्स कहते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं साइज की भी बात होती है क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात आ जाती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनमें भी फर्दर सेपरेशन होती है और भी लाइंस आती हैं। हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए L यूज करते हैं डिनोशन, और यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी सब शेल्स की, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हमने किसकी बात की, हमने कहा कि हमने बात की शेल्स की, ठीक है। और यहाँ पर हमने किसकी बात की, यहाँ पर हमने बात की सब शेल्स की, ठीक है, सब शेल्स।
और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाता है कि जब इनके बारे में हमें तब पता चलता है जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो मजीद स्प्लिट कर जाता है। तो जब ऐसे में हमें मालूम हुआ कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है, जिसके लिए डिनोशन हमने एम रख ली, ठीक है। और हमने देखा इससे हमें ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन पता चली डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, जो सब शेल के अंदर भी जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी डायरेक्शन पता चली, ठीक है। तो इनको हमने कहा ऑर्बिटल्स के लिए यूज होते हैं। और फिर आखिर में हमारे पास आ जाता है फोर्थ वन है जी स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की हमने बात की है कि अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होता है, इसको हमने स्पिन क्वांटम नंबर कहा। एस से इसकी डिनोशन की है, ठीक है, ये हमारे पास एस, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें स्पिन बताता है या फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्पिनिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, या हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से देखें, ये हर एक इलेक्ट्रॉन के अपने जाती होंगे, ठीक है। जिस तरह से अगर देखें कि अगर मैंने फर्ज करें किसी को खत लिखना हो, ठीक है, मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ, तो मैं किस तरह से लिखूंगी, देखिए इस तरह से जाएगा ना कि अगर मैंने यहाँ पे फर्ज करें ये लेटर के बैक अगर आ जाती है, ठीक है, फर्ज करें ये लेटर की बैक साइड आ गई, तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर अपना नेम लिखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मेरा नेम आ जाएगा ABC, ठीक है, ये नेम आ गया। उसके बाद उसके नीचे क्या चीज आ जाएगी, उसके नीचे यहाँ पर मेरा यहाँ पे हाउस नंबर आ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगी हाउस नंबर, ठीक है। और उसके बाद हाउस नंबर आ गया मेरा, उसके बाद मेरा क्या आएगा, उसके बाद मेरा स्ट्रीट नंबर आएगा, ठीक है, स्ट्रीट नंबर आ गया, ठीक है। मैं अपना पता लिख रही हूँ ना पूरा। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि मैं कौन सी यहाँ पे जो है मेरी सिटी कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे सिटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली मेरा यहाँ पे क्या आएगा, कंट्री आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अगर फर्ज करें मेरा कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान तो और भी बहुत से लोगों का कंट्री है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिटी आता है, तो सिटी भी देखें, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे कि हम कोई सा भी ले लेते हैं, फर्ज करें लाहौर ले लेते हैं, ठीक है, तो लाहौर बहुत से हम कहते हैं सिटीजन्स का, पाकिस्तानी सिटीजन्स का सिटी है, राइट। देन मैं कहती हूँ स्ट्रीट नंबर फर्ज करें मेरा आ जाता है जी 12, ठीक है। अब देखें 12 स्ट्रीट नंबर जो है वो बहुत से सिटीजन्स का होगा, ठीक है ना, लाहौर सिटी में स्ट्रीट नंबर इसमें बहुत से सिटीजन्स का होगा। नेक्स्ट मैं कहती हूँ हाउस नंबर 5 कह देते हैं फर्ज करें, ठीक है। तो हाउस नंबर 5 जब मैं कहती हूँ तो मैं उस पर क्या कहूंगी कि जी 5 में ऑलरेडी हम कहते हैं जी 4 पीपल और रहते हैं, ठीक है, तो उनको मुझे मिला के 5 हो गए। तो अब देखिए अब फर्ज करें मेरा नाम ABC है, तो जरूर अब मेरे घर में ABC नाम का और कोई बंदा नहीं होगा, राइट, एक मेरा ही होगा। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इनमें से एक चीज डिफरेंट होगी, ठीक है। अब फर्ज करें दुनिया में कहीं और ABC नाम का कोई बंदा रहता होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसका कंट्री डिफरेंट हो सकता है उसका सिटी डिफरेंट हो सकता है उसका हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर डिफरेंट हो, राइट। तो ये एक पूरा जो पता है ना नेम समेत, ये किसी एक बंदे का अपना बिल्कुल पर्सनल होता है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मुश्तरक होंगी, लेकिन देखिए अगर सारी चीजें एक ही हैं, मेरे अगर घर के बंदे होंगे, उन सब का हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी और कंट्री एक ही होगा, लेकिन उनमें से किसी का नाम ABC तो नहीं होगा ना, राइट। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है जिस तरह से एक पता होता है घर का, ठीक है, उस बंदे के नाम समेत। तो हम देखते हैं कि वो बंदे का बिल्कुल पर्सनल है। तो इसी तरह ये भी एक इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल पर्सनल होते हैं कि अगर एक इनमें से कोई से भी 3 भी अगर सेम होंगे ना, तो कोई ना कोई एक जो है वो डिफरेंट जरूर होता है। और ये हम आगे देखेंगे भी कि किस तरह से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अभी हमने क्या बात की, हमने क्वांटम नंबर्स देखे कौन कौन से हैं, हमने इनकी लिस्ट देखी कि कौन से होते हैं, ये इनके बारे में स्टडी किया कि ये सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने कहा था कि ये सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो डिस्क्राइब करती हैं स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो और इसके अलावा हमने कहा था कि 4 तरह की हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी वजह से हम PAL वाला प्रिंसिपल लिखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड
कॉरेस्पॉन्डेंस पिन, क्वांटम नंबर। तो इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और अभी हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। एन इसके लिए हम डिनोशन यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और एन हमेशा इसकी अगर वैल्यू की बात करें, क्योंकि क्वांटम नंबर्स वैल्यू होती हैं, तो हम देखते हैं कि एन हमेशा क्या होता है, एक नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एन की फिर वैल्यूज क्या होंगी, तो हम देखते हैं नॉन जीरो मतलब जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा, पॉजिटिव मतलब देखिए 1 2, ठीक है, इसी तरह 3 4 5 6 7, ठीक है, सो ऑन, जहां तक हम लिखना चाहें, ठीक है। तो ये हम देखते हैं जहां तक एक हम इसको कहते हैं कि ये क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ठीक है। एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हमें इस तरह बताता है, ठीक है, यानी कि ओवरऑल एनर्जी का बताता है इलेक्ट्रॉन की। तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि अगर देखें जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका हमें क्या पता चलेगा, हम अगर देख कहते हैं n इज इक्वल टू 2, फर्ज करें मैं कह रही हूँ n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक लेवल बताएंगे कि उस एक एनर्जी लेवल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कहते हैं, या उनको इलेक्ट्रॉनिक हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर n इज इक्वल टू 2 मुझे पता चल रहा है और मैं कह रही हूँ वो शेल की एनर्जी बता रहा है, तो साथ साथ मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे डिस्टेंस पता चल रहा है, ठीक है, जो कि उस शेल के ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये भी साथ के साथ ये भी पता चल जाएगा ना। तो हम देखते हैं कि हमें डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इसकी वजह से हमें साइज ऑफ द शेल, या हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक जो शेल्स हमारे पास आ जाएंगे, या हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो एनर्जी लेवल्स हैं, तो हमें उनका पता चल जाएगा, ठीक है। जब डिस्टेंस पता चलेगा तो डेफिनेटली हमें साइज का भी अंदाजा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है एन, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें ये चीजें बताता है, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जब डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस हमें पता चलेगा और साइज भी पता चलेगा, साइज ऑफ शेल, और हम कहते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल्स भी, ठीक है। यहाँ पर शेल्स एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स का भी किस तरह से पता चलेगा ये भी हम देख लेते हैं कि अगर मुझे ये पता है कि 1s जो है, अगर हम कहते हैं n, इसमें 1 जो है वो n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी तरफ मेरे पास 2s है और इसमें n क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये दो ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर इनकी हम साइज की बात करें तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू 1 का साइज छोटा होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 की, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा है, 2s की, तो इनके साइज को कंपेयर करें तो हमें पता है कि ये शेल नंबर 2 में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका साइज क्या है, एज कम्पेयर टू 1s ये बड़ा होगा, ठीक है। बेशक ये दोनों स्फेरिकल होंगे, ठीक है, एक ये भी स्फेरिकल होगा, 1s भी स्फेरिकल होगा और 2s भी स्फेरिकल इन शेप होगा, ठीक है, ऑर्बिटल। लेकिन ये क्या है, हम कहते हैं कि 2s जो है वो लार्जर इन साइज होगा एज कम्पेयर टू 1s, ठीक है। तो इस तरह से हमें साइज ऑफ शेल और साइज ऑफ ऑर्बिटल दोनों का पता चला। देखिए ना, अगर ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको क्या कहा, इसको हमने कहा कि ये के शेल है, ठीक है, यानी शेल नंबर 1 है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, n इज इक्वल टू 1, और उससे ऊपर वाले को हम कह रहे हैं n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, जिसको हम एल शेल कह देंगे। तो एल शेल में हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2s है और उसके बाद 2p है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हमारे पास हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, लेकिन उनका n जो है वो हमारे पास क्या होता है, सेम हो, यानी कि जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों का n क्या है, दोनों का n इज इक्वल टू 2 है। तो जब इनका सेम होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या बनाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक शेल बनाते हैं या एक एनर्जी लेवल बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है, इसको कहेंगे हम एनर्जी लेवल, या फिर हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन शेल है, ठीक है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन शेल। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। और अगर इन्हीं की बात करते हुए हम ये भी देख लें कि हमारे पास जब यहाँ पर जिस तरह हमने कहा ना, k इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू हमने कहा कि 1, ठीक है, तो इसके लिए हमने लिखा k, तो ये k शेल कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, इसको हम k शेल कहते हैं। जबकि n इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास l शेल होता है, जो कि शेल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक शेल नंबर क्या होता है, 2 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू हमारे पास 3 होता है, तो वो कौन सा शेल बनता है, हमारे पास शेल नंबर n, हमारे पास शेल m बनता है, ठीक है। इसके बाद n इज इक्वल टू 4 होता है, तो वो शेल n बन जाता है, और एंड सो ऑन हम कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है,
हमने बात की है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसमें हमने देखा इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ओवरऑल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि एक शेल में पाया जाए उसको डिनोट करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि एक ऑर्बिटल का डिस्टेंस कितना हो न्यूक्लियस से उसका पता चलता है, और इन टर्न हमें एक डिस्टेंस पता चलता है किसका, शेल का। ठीक है, और या फिर हम कहते हैं एनर्जी लेवल का। ठीक है, और फिर हमने देखा अगर जब हमें न्यूक्लियस से डिस्टेंस का पता चलेगा तो इसी तरह हमें साइज ऑफ शेल या ऑर्बिटल का भी पता चलेगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के करीब जो है वो 1s होगा, उससे दूर 2s होगा। ठीक है, उससे दूर हम कहते हैं 3s होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स को भी कंपेयर कर लेते हैं, उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, साइज ऑफ शेल एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी लेवल्स की भी बात करते हैं, और हमने यहाँ पर बात की है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एक बेसिक क्वांटम नंबर है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये हमारे पास वन ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की थी जो कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स का बारे में डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, और इसमें से सेकेंड वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए एक और नाम भी होता है जो कि होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्वांटम के लिए क्यों लिखा है, एनओ लिखा है हमने, नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख दी। ठीक है, ये किस वजह से कहते हैं, ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाता है। मोमेंटम हमने कहा था ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन आती है। ठीक है, कोई चीज मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है मोशन की उसको हम कहते हैं मोमेंटम। और एंगुलर ऑर्बिटल मतलब कि एक सर्कल में या ऑर्बिट में मूव कर रही है वो चीज। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम यानी कि वो रोटेट कर रही है। ठीक है, हम कह रहे हैं वो रोटेट कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जब इसकी हम मोशन की बात करेंगे, इसकी मोशन की क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास एनर्जी शेल्स के एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स जो हमने बात की थी उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शेप। ठीक है, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल आ जाती है। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके बारे में पता कैसे चला। ठीक है, यहाँ पे इस सब के बारे में पता कैसे चला, तो ये इस तरह से पता चला कि जब स्पेक्ट्रम लिया गया ना, जिस तरह बोहर की एटॉमिक मॉडल जो हमारे पास था, जब उसका स्पेक्ट्रम लिया गया उसको डिटेल से एनालाइज किया गया तो उसमें हमने देखा कि उसमें हमारे पास मजीद लाइंस आई थी, यानी कि हमारे पास ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस आई। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि विद इन लाइंस जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस आई। ठीक है, यहाँ चले हम फाइन लाइंस लिखेंगे। इनको हमने किस चीज में पढ़ा था, इनको हमने स्पेक्ट्रोमीटर में इनकी जो मेजरमेंट की। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कि स्पेक्ट्रम को रीड करता है, यानी कि जो हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाती है उनको रीड करता है। तो उसमें हमें पता चला, उसमें से हमने देखा तो हमें ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस का पता चला, यानी बहुत फाइन सी लाइंस होती हैं। और इन फाइन लाइंस को हमने जो है वो डिफरेंट हम कहते हैं जी टाइप्स में इनको जो है वो डिवाइड किया, किस तरह की लाइंस थी, जिस तरह की उनकी जो है वो हम कहते हैं कि उनकी फॉर्म थी उस पर हमने उसको डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास शार्प लाइंस आई। ठीक है, कुछ हमारे पास प्रिंसिपल, उनको हमने कहा, साइंटिस्ट ने उनको डिफरेंट नेम्स दिए। ठीक है, जिस तरह से नाम हम देख लेते हैं कि कुछ को कहा शार्प लाइंस, कुछ ग्रुप्स जो थे वो प्रिंसिपल कहलाए, कुछ डिफ्यूज्ड, कुछ फंडामेंटल। ठीक है, तो इसके मुताबिक इन्होंने जो इनके फर्स्ट लेटर्स थे ना उनसे इनको आगे नाम दे दिए, और इनके हमने कहा कि शेप ऑफ एन ऑर्बिटल बताते हैं ना, तो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया किस चीज का, सब शेल्स का। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आगे क्या चीज आ रही है, हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया टू सब शेल्स। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो शार्प होता है उसके लिए हम एस सब शेल होता है। ठीक है, जो फाइन लाइंस जो शार्प आई हमने कहा एस सब शेल, पी प्रिंसिपल के लिए, डी डिफ्यूज के लिए, और एफ जो है वो फंडामेंटल के लिए। इस तरह से ये हमारे पास आ गई। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास हमने क्या कहा, सब शेल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इनको यहाँ पर किस तरह से इनको यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, इनकी डिनोशन देख लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम एल से
एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन से हमने किसको किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और एल से हम कर रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं एल की वैल्यूज अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा आती हैं, अगर एन के रिस्पेक्ट से देखें तो वो एन -1 करके आती है, ठीक है। और हमने कहा था एन हमेशा नॉन जीरो होता है, तो इसका मतलब है एन 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमारे पास एन 1 होगा तो एल की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है 1 होगा, अगर एन तो 1 - 1 ये 0 से आ जाएंगी। तो हम कहते हैं कि एल की वैल्यूज हमारे पास स्टार्ट होती है 0 से, और 0 1 2 देन 3 एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, इसको ऐसे करते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और हम डिफरेंट जो हमारे पास शेल्स है ना, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर एल की वैल्यूज देख लेते हैं डिफरेंट सब शेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एस सब शेल है, इसके लिए हमारे पास एल की वैल्यू होती है 0। पी सब शेल के लिए हमारे पास एल की वैल्यू आ जाती है 1, डी के लिए आ जाती है 2 और एफ के लिए आ जाती है 3, ठीक है। इस तरह से ही हमने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि शेप ऑफ एन ऑर्बिटल की हमने बात की थी ना, और हमने कहा था कि इससे हमें सब शेल्स का पता चलता है। तो ऐसा करते हैं कि इन ऑर्बिटल्स की शेप देख लेते हैं, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स की हम शेप देखेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने एस पी डी की बात की है, तो हम इनके हम शेप्स ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये शेप्स देखेंगे, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं इसको, किस वजह से, ताकि हम देख सकें किसकी हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एस की बात करेंगे, जिसके लिए एल = 0 है, और ये देखें ये जो है ये हमारे पास एस सब शेल आ जाता है, ठीक है। ये एस सब शेल है, और इसकी शेप की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। हम कहते हैं स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है ना। सेकेंडली हमारे पास जो है ये पी है। अब देखिए पी किस तरह से है, ये एक हमारे पास इसका लोब है और ये एक लोब है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये डम्बेल की शेप का सा होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इसकी क्या शेप आ गई, डम्बेल शेप, ठीक है। तो हम कहेंगे डम्बेल शेप। और नेक्स्ट हमारे पास है डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास जो है वो क्लोवर लीफ लाइक हमारे पास शेप आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे क्लोवर लीफ लाइक इसकी जो है वो शेप होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गए। यहाँ बेशक हम लिख भी देते हैं कि दिस इज एस सब शेल, दिस इज पी सब शेल एंड दिस वन इज डी सब शेल, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। तो अब ऐसे करेंगे हम कि कोई एक टेबल सा बना लेते हैं जिसमें हम एल की वैल्यूज लिखेंगे और सब शेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा नीचे करके यहाँ पर देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमने लिख भी लिया है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ऐसे करते हैं, हम फिलिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास शेल, हमने एन भी लिखा है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि हम शेल से स्टार्ट लेंगे ऑर्बिट से। तो अगर हमारे पास एन = 0 हो, सॉरी 0 तो नहीं होता, हम लिखेंगे एन = 1 हो, यानी कि नॉन जीरो होता है एन की वैल्यू। तो हमने लिखा एन अगर 1 हो तो हमारे पास शेल कौन सा होता है, के शेल होता है, ठीक है। और जब शेल के होगा तो हम ऊपर बात कर चुके हैं कि एल क्या होता है, हमारे पास होता है n-1। तो इसकी वजह से हम देखते हैं 1 - 1 एल आ गया हमारे पास 0, ठीक है। सब शेल हमारे पास एस आ जाएगा और बेसिकली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें फर्स्ट शेल का सब शेल है ना, तो हम देखते हैं कि ये आ जाएगा 1s, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि उसके बाद हमारे पास अगर n जो है वो 2 हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि शेल कौन सा होगा, l शेल होगा, ठीक है। ऐसे में हमारे पास l की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, l की 2 वैल्यूज आएंगी, एक 0 आएगी और दूसरी हमारे पास 1 आएगी, ठीक है। इस तरह से हम हमेशा लिखते हैं कि सेकेंड शेल में देखें s भी आएगा, ठीक है, यानी कि 2s हो गया ये, ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो n आ गया साथ, और s जो है वो l की वजह से आया, ठीक है। और 1 के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास आएगा 2 एंड देन साथ में आ जाएगा 1। हमने कहा था l की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या आ जाएगी, p, ठीक है। क्योंकि देखिए ना 2 - 1 हमारे पास 1 आया, ठीक है, l = 1 आया, तो हम यहाँ देखते हैं कि 0 और 1 आ जाएंगी वैल्यूज, ठीक है ना। उसके बाद हम जाएंगे थर्ड वैल्यू तक, हम जो है वो n की 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा m शेल, और l में लिखेंगे 3 - 1 हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 0 1 2 हम इस तरह लिखेंगे 0 1 एंड देन 2, ठीक है। तो 0 के लिए क्या वैल्यू होगी, हमारे पास आ जाएगी 3, ये वाला 3 और 0 की वजह से s, ठीक है। देन ये वाला 3 और 1 की वजह से p, और ये 3 एंड देन उसके साथ जो है ये 2 की वजह से d, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ शेल आ गया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड n, ठीक है। हमने यहाँ लिखा n, और फिर इसमें हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। इसकी आ जाएगी, देखिए ना l में हम क्या करेंगे, 4 - 1 हमारे पास बनता है 3,
तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगे 0 1 2 एंड देन 3। ठीक है, और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि n4 है, 0 की वजह से s, देन देखें इसी तरह हम 4p 4d एंड देन 4f। ठीक है, एंड सो ऑन हम देख सकते हैं डिफरेंट शेल्स के लिए हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हर एक सब शेल में जो ये हमारे पास डिफरेंट सब शेल्स हैं p s p d f है ना, ये जो हमने लिखे हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। ये तो नहीं ना कि लामहदूद इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि L की वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू N। अब हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिसमें हम कहेंगे कि L के अंदर कितने, जो एक हमारे पास स्पेसिफिक L होगा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं 2 इंटू 2L प्लस 1, ये एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमारे पास L सब शेल, कोई एक सब शेल होगा जो जैसे S है या P है, D है या F है, कोई सा भी किसी भी ऑर्बिट का हो, यानी कि N की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जो S या P या D या F उस शेल का होगा या उस एनर्जी लेवल का होगा, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो सकते हैं किसी सब शेल में, ये देख लेते हैं। अब इसके अंदर फिलिंग स्टार्ट करेंगे। चलें, अगर मेरे पास देखिए हम L जो है वो 0 हो, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज अगर पुट करूं तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो इसका मतलब है S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास L इज इक्वल टू 1 है। अगर L इक्वल्स 1 हो तो हम 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 3 के 3 इंटू 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो P सब शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि D है, D के लिए भी इसी तरह कैलकुलेट करें तो हमारे पास 2 इंटू 2 आएगा 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, तो D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, D सब शेल में पूरे में। और उसके बाद F सब शेल है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं एक F सब शेल में। तो ये भी हम देख लेते हैं कि ये अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 1 7, ठीक है, 7 इंटू 2 14, तो यहाँ पर आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो P में हम F में हम देखते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने आज बात की एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, जिसको हमने कहा कि इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम डिस्क्राइब करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इससे हमें पता चलती है शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है हम ये देखेंगे। क्वांटम नंबर हमने कहा कि सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने देखा, हमने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा, फिर हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखा, देन अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से आया हमारे पास। अगर हम याद करें, जब हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे, बोहर के मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़े थे, तो हम उसमें हमने एक पढ़ा था जीमैन्स इफेक्ट। इसमें हमने एक जीमैन्स इफेक्ट पढ़ा था, और इस इफेक्ट के बारे में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम हो और उसको हम क्या करें, उसको हम उसको पास करें, उसको एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को हम जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो हम देखते हैं जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो मजीद स्प्लिट अप हो जाती हैं। राइट, तो इससे हम ये देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वो हमने कहा था ना इससे पहले, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें कहा था कि जी ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस जो होती हैं वो भी स्प्लिट कर रही हैं। ठीक है, वो भी स्प्लिट कर जाएंगी, तो देखें फिर क्या हमारे पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सब शेल्स हैं उसके अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो सब शेल्स हमने कहा था कि होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, उनके अंदर भी हमारे पास जो है वो डिविजन्स हैं। ठीक है, और उन डिविजन्स को हम यूजुअली क्या कह देते हैं, इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और इनको हम ऑर्बिटल्स कह देते हैं। और ये किस वजह से आए, एक्चुअली इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसको हम कहते हैं कि ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि सब शेल के अंदर क्या ओरिएंटेशन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन ओरिएंटेशन का कोई ताल्लुक नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअली यहाँ पे हम ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि मैग्नेटिक जब फर्स्ट टाइम इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के जब हमने इफेक्ट देखा था, फर्स्ट टाइम जब देखा गया ना, ये साइंटिस्ट ने देखा, तो उस वक्त उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये देखा गया।
लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम दे दिया गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ आती हैं। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से हो सकता है, हम कहते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस एल, ठीक है, इसको हम इस तरह से कहते हैं। और ये किस तरह से होता है इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम इस तरह लेंगे कि हमारे पास अगर अब हम कहते हैं कि जी मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है k शेल है, ठीक है, k शेल आ गया। और इसमें l इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले हमने कहा था कि n माइनस 1 होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। और अगर m की बात करें तो m भी हमारे पास 0 होगा। l इज इक्वल टू 0 का मतलब है s ऑर्बिटल आ जाएगा, s सब शेल आ जाएगा, ठीक है। और m इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इसमें ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास उसमें वेरिएशन नहीं आ जाती, ठीक है। जिस तरह से अगर हम s ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं कि s ऑर्बिटल किस तरह से होता है, तो यहाँ पे मैं s ऑर्बिटल लेकर आ जाते हैं। ये हमारे पास s ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये कौन सा है, ये हमारे पास यहाँ पे आए थे s सबशेल की, और s ऑर्बिटल की बात हो जाती है। अब देखिए स्फेरिकल इन शेप होता है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो इसमें अगर इसके आगे देखें तो हम कहते हैं कि ये जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे पर्टिकुलर डायमेंशन में नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये जो है वो m इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं जी सेटिस्फाई करते हैं इस बात को, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज होती हैं m की, और इनको हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट l की वैल्यूज हैं इनके लिए ये आ जाती हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे m की वैल्यूज किस तरह से आ सकती हैं, हमारे पास इस तरह से आती हैं कि m जो है वो हमारे पास आ जाता है 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, इस तरह से करके सो ऑन एंड सो फोर्थ हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो इनको हम कह देंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखें जीरो जो वो वैल्यू है, अब यहाँ पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो जीरो वैल्यू है ये होती है s के लिए, ठीक है, और 0 और प्लस माइनस 1 होती है p के लिए, ठीक है, और 0 और प्लस माइनस 2 जो होती है वो हमारे पास d के लिए होती है, ठीक है। तो spd को हम यूजुअली स्टडी करते हैं और हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर देखेंगे भी और इनकी ओरिएंटेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, होता यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं की हुई होती, हमें ऑर्बिटल्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से नजर आते हैं, हमें p सबशेल नजर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि वो ओरिएंटेशन उनकी जो है वो हमें पता चलती है। और जिस तरह से अगर p सबशेल की बात करें, हमने कहा ना m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 को अगर हम देखें तो वो किस तरह से हमारे पास आ जाता है, m इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि n इज इक्वल टू, हम कहते हैं जी फर्स्ट करें 2 में हम देख रहे हैं और ये l शेल आ जाएगा। इसके अंदर अगर हम देखें अगर l इज इक्वल टू 0 भी होता है और l इज इक्वल टू 1 भी आ जाएगा, ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी l की। लेकिन हम यहाँ पे l इज इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास p सबशेल आता है, ठीक है। और p सबशेल के अंदर अगर m देखें अब तो हमारे पास m क्या होगा, हम कहेंगे प्लस माइनस l कहा था ना, तो हमारे पास आ जाएगा 0 और प्लस माइनस 1, तो 0 प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है, ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। और इनको अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इनको नीचे देख लें तो तीन वैल्यूज जो आ गई है वो तीन किस तरह से ओरिएंटेशन होती है, ये हमारे पास इनकी ओरिएंटेशन भी आ गई, ठीक है, इस तरह से इनकी ओरिएंटेशन होती है। जिस तरह देखिए अब कौन कौन से हमारे पास होते हैं, हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया px, ठीक है, px हमारे पास होता है, px देखें ये हमारे पास आ गया जो अलोंग x एक्सिस है, ठीक है, जो p हमने कहा था डम्बल शेप होता है, इसके 2 लोब्स होते हैं, एक ये लोब है एक ये लोब है। एक लोब जो है वो एक्स एक्सिस के एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे, ठीक है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, पी एक्स कह दिया। पी वाई है वो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, इसके दोनों लोब्स अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसको पी वाई कह दिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया पी वाई। और पी जी हम कह रहे हैं अलोंग जी एक्सिस है, तो इसको हमने कह दिया कि ये पी जी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। तो यानी कि इसकी हमने देखा कि m इज इक्वल टू 3 जो है वो उसको जस्टिफाई किस तरह से कर दिया हमने, ठीक है, यानी कि m की 3 वैल्यूज को, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, ठीक है। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास d भी आ जाता है, ठीक है, ये d की वैल्यूज दी हुई है, हम d की वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर n इसके लिए भी देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू, चलिए n कुछ भी हो, n हमारे पास 3 होगा तो हमारे पास d का ऑर्बिटल सबशेल स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास l इज इक्वल टू क्या हो, l इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या आता है, d का सबशेल आता है, ठीक है। अब देखिए m क्या होगा, m हमारे पास होता है, हमने कहा प्लस माइनस l, ठीक है, तो l की वैल्यूज क्या होती हैं, l की वैल्यूज होती हैं 0 1 और 2, फिर 2 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से आ जाएगा कि m इज इक्वल टू d के लिए क्या होगा 0, ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। अब ये वैल्यूज कितनी बन गई, इसके नंबर ऑफ वैल्यूज अगर देखें
तो देखिए मेरे पास एक आ गई 0, एक आ गई +1, एक आ गई -1, एक आ गई +2, एक आ गई -2। ठीक है, ये 5 वैल्यूज आ गई मेरे पास। तो ये 5 वैल्यूज देखें, अब डी के ये 5 ऑर्बिटल्स मेरे पास आ गए। ठीक है, ये 5 वैल्यूज डी की 5 ओरिएंटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डी की 5 ओरिएंटेशंस, यानी कि जिस तरह से ये ओरिएंटेशन ये जी स्क्वायर आगे डी जी स्क्वायर। ठीक है, एक होती है डी जी स्क्वायर, और इसको देखें ये हमारे पास किस तरह से जी एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जस्ट 2 लोब्स हैं। और हमने कहा था क्लोवर लीफ लाइक होते हैं, तो ये क्लोवर लीफ लाइक है। बाकी सारे एक हमारे पास जो जी स्क्वायर होता है ना, सिर्फ ये जो हमारे पास आ जाता है वो इस तरह से आता है कि इसके जस्ट 2 हम कहते हैं जस्ट 2 लोब्स होते हैं, और इसके जो है वो अराउंड एक रिंग भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें जो बाकी हैं 3, एक आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं एक्स और वाई के एक्सिस जो है इन पे इनके लोब्स होते हैं। ठीक है, एक्सिस पे। इसके अलावा डी एक्स वाई है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन जो है इसके लोब्स आ जाते हैं। ठीक है, 4 लोब्स। और एक्स जी है जो एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के बिटवीन, इन बिटवीन जी एंड एक्स एक्सिस इसके लोब्स आ जाते हैं। और डी वाई जी है, हम देखते हैं कि डी वाई जी में हमारे पास इन बिटवीन वाई एंड जी एक्सिस जो है वो इसके लोब्स आ जाते हैं। तो ये 5 इसकी हमने ओरिएंटेशंस देख ली, इस तरह से हमें ओरिएंटेशंस पता चलती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जब यहाँ पर हम एक और बात भी देखेंगे कि यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं डीजेनरेसी का कंसेप्ट। ठीक है, अब डीजेनरेसी क्या होती है ये देख लेते हैं। डीजेनरेसी, ठीक है, जेनरेसी। ठीक है, डीजेनरेसी, डीजेनरेसी क्या होती है? डीजेनरेसी होती है कि हैविंग सेम शेप एंड, हम कहते हैं हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी। ठीक है, यानी कि सेम एनर्जी की जब हम बात करते हैं कि एक ही एनर्जी हो तो उसको हम डीजेनरेसी कहते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे होता ये है कि देखिए ये जो डी के 3, ये जो 5 ऑर्बिटल्स आ गए ना, अब होता क्या है कि जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे ये इन सब की एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे और इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। लेकिन जब उसके बाद हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो इनकी फिर हम देखते हैं एनर्जी जो है वो वेरिएट कर जाएगी। ठीक है, एनर्जी इनकी डीजेनरेट नहीं रहेगी। इसी तरह बिल्कुल पी एक्सिस पी सबशेल के जो हमने पी ऑर्बिटल्स की बात की है, इनका भी यही होता है कि हम कहते हैं कि जब तक हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से रहेंगे कि इनकी सेम एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन हम जब इसके ऊपर इनकी अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो उसके बाद क्या होता है, हम कहते हैं कि जी यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो है वो उसके बाद अपने आप को ओरिएंट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इन पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो पी एक्स, पी वाई, पी जी इस तरह से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एक और चीज भी देख सकते हैं कि जो पी है ना ये किस तरह से ओरिएंट हुए होंगे। अगर हम पी सबशेल की बात करें, ये तो पी ऑर्बिटल्स है ना, ये इनका जो पी सबशेल है तो ये हमारे पास आ गया पी सबशेल जिसमें इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये अपने आप को अरेंज रखते हैं यहाँ पर जिस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, देखें ये पी एक्स पी है, पी वाई भी है, पी जी, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरह ये पी सबशेल हो गया। और अगर हम एक एक करके देखें तो हमें उससे भी पता चल जाता है कि पी एक्स, पी वाई, पी जी इनको हमने एक एक करके भी देख लिया जिस तरह यहाँ पर। ठीक है ना, जो कि हम देखते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये किस तरह से अपने आप को ओरिएंट या फिर डायरेक्ट करते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में ये जो है वो मौजूद होते हैं। तो हमने बात की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की।